हे एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? लेट्स गिव द हेडिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ होता क्या है उसे समझने की ट्राई करते हैं। जब कोई दो चार्ज दिया हो, here is Q1 and here is Q2. एंड उसके बीच का डिस्टेंस अगर R हो। जब कोई दो चार्ज दिया हो गया और उसके बीच का डिस्टेंस R हो तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो फोर्स अप्लाई होगा। चलो पहले मैथमेटिकल लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस में लिखेंगे जो क्या होता है, स्टेटमेंट लिख देंगे। मैथमेटिकल समझते हैं, मैथमेटिकल में इजीली वे में समझ में आ जाता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 and force is inversely proportional to separation between the particle, charge particles. यानी इसमें कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि जब दो चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड हो R से तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स होगा। तो डेट इम्प्लाइज इसे हम लिख सकते हैं F इजकल टू F इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो इसे इरेज कर देते हैं फर्स्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर R स्क्वायर हटेगा अगर तो कांस्टेंट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F इजकल टू दिस इज F इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज Q1। तो मतलब यहाँ पे हमने के की जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। के इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है के का वैल्यू होता है आपको के का वैल्यू होता है ये एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9, ये लिख सकते हैं। तो
9 इंटू 10⁻9 ये इसका यूनिट क्या होगा उसको डिराइव करते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ इसका तो यूनिट होगा ना, वही डिराइव करते हैं। चलो देखते हैं। एंड इसमें कूलम लॉ में यही फार्मूला होता है। दिस इज अ फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ एंड इसका यूनिट को डिराइव करते हैं नेक्स्ट पेज में। 1/4 मतलब ये फार्मूला होता है। तो F इक्वल टू तो यहाँ से निकल जाएगा, उसका यूनिट यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से फाइंड हो सकता है Q1 Q2 Q1 Q2 अपन R²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K इंटू C² अपन मीटर²। एंड फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो यहाँ से K का वैल्यू निकल के आ जाएगा K का here is न्यूटन मीटर² अपॉन C कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर² कूलम स्क्वायर। दिस इज अ यूनिट ऑफ K. This is unit of K, where K is Coulomb's constant. COULOMBS Coulomb's constant। बिल्कुल, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ K। नेक्स्ट, एंड अब हम देखेंगे K का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट तो हमने फाइंड कर लिया और डायमेंशन देखते हैं K का। डायमेंशन ऑफ K का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट I इक्वल टू करेंट इक्वल टू Q/T लिख सकते हैं। तो इस तो करेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और Q को एंड Q का होता है कूलम। तो C कूलम अपॉन टाइम का T। तो इसका हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C इक्वल टू AT। अब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो C यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ K का तो निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन का होगा यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी K का निकल चुका है। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम इसको दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से एप्सिलॉन का हमें निकालना है डायमेंशन। तो एप्सिलॉन 1/F नीचे में आ जाएगा, नहीं सॉरी F नहीं है, हाँ तो F नीचे में आ जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा
अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट, तो ये तो अलग हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन FR²। तो हेयर इज कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा अपॉन F का न्यूटन R का देयर इज ए डिस्टेंस इज L² लेंथ, एंड न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, तो kg पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू सी इक्वल टू हमें आया है 80, तो 80 का होल स्क्वायर अपॉन केजी का हम लिख सकते हैं मास इंटू मीटर का एल लिख सकते हैं लेंथ अपॉन मतलब टी इनवर्स टी के पावर -2, यस टी के पावर -2 इंटू लेंथ, पहले से ये वाला है, ये लेंथ जो है R² इंटू R² इंटू L²। तो यहाँ से फाइनल डायमेंशन कैलकुलेट करके आएगा m के पावर -1 इंटू -l के पावर -3 l के पावर -3 इंटू टी के पावर 4 इंटू A²। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन निकल गया है, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन इतना हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, उसके बाद वीडियो स्टॉप कर देंगे। हाँ, सपोज कोई क्वेश्चन है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सभी साइड पे Q1 चार्ज रखा हुआ है एट इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ Q1, यहाँ पे here is Q1 and here is Q1, मतलब पॉइंट ए पे भी Q चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पे भी एंड सी पे भी। तो अगर सी पे एंड डिस्टेंस सभी का इक्वलेटरल मैंने बोला था, डिस्टेंस हो गया ए सबका। तो यहाँ पे चलो पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स चेंज द कलर। तो मान के चलो ये चार्ज, तो यहाँ पे सी पे फोर्स कितना लगेगा कि बी के द्वारा, तो बी के थ्रू जो फोर्स लगा, सॉरी ये लाइन गलत ड्रॉ हो रहा है, तो सी के थ्रू जो फोर्स लगेगा बी के थ्रू सी पे वो हो जाएगा, लेट सपोज ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे सी का फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑफ सी थ्रू बी, तो हो जाएगा Q1 Q2 अपन R² तो A²। तो यहाँ पे ये सही से क्यों लिख देते हैं दोनों,
यहाँ पे हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो इसको हम एफ एज्यूम कर लेते हैं एफ, एंड जो ये लगेगा इसके थ्रू उसको लिख लेते हैं फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑफ सी ऑन सी का फोर्स ए के द्वारा जो लगता है उस पर वो लिख लेते हैं थ्रू ए, तो हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर, इसको भी एफ ले लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है, ये भी और ये भी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली तो सपोज इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, ये लाइन थोड़ा गलत ड्रॉ हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक इधर एफ है एक इधर एफ है, तो हम इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं आर एफ रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है ए स्क्वायर, इसको ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2f cos थीटा होता है, cos थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल 60 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 हो गया, तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है 60 ही होगा, तो यहाँ पे थीटा 60 है, तो कोस थीटा, सॉरी ये थोड़ा ड्राइंग गलत हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट कोस थीटा हो जाएगा 1/2, और 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी 3f स्क्वायर हो जाएगा, 3f स्क्वायर, क्योंकि इसको हम कोस थीटा को 60 रखेंगे, चलो रख ही देता हूँ उतना, सॉरी इससे इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो जाएगा ये, तो देन 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू cos 60 हो जाएगा 1/2, cos 60 1/2, दिस इज cos 60, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू √3f स्क्वायर, √3f स्क्वायर होगा, तो यहाँ से एफ √3 हो जाएगा, एंड एफ क्या है, तो यहाँ से एफ का हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमें फाइंड करना है एफ आर रिजल्टेंट फोर्स एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे हमें के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, तो √3, तो यहाँ पे हो जाएगा के Q1 Q2 सॉरी Q1 नहीं क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 कॉमा नहीं होएगा, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3, दिस इज एफ आर रिजल्टेंट फोर्स एट कॉर्नर, यही आंसर हो जाएगा, ये हमें फाइंड रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना था कॉर्नर पे, ट्रायंगल कॉर्नर पे। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।